हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक टेक। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डीईएस के बारे में। तो ये हमारी वीडियो नंबर 13 है। तो इससे पहले मैं 12 वीडियोस और बना चुका हूँ कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा, ऊपर आई बटन में मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो जिसने डीईएस के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो इसके वहाँ पर दो पार्ट रह गए थे कि डबल डीईएस क्या होता है और ट्रिपल डीईएस क्या होता है। तो सबसे पहले हम वही देखते हैं, उसके बाद यूनिट 4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचे हुए हमारी वो देखेंगे। तो वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल डीईएस के बारे में। देखो, डीईएस में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें 16 फेशियल राउंड वगैरह होते हैं ना, और किस तरीके से ये काम करता है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो आज आपको बताऊंगा डबल डीईएस। तो इसको डबल डीईएस और ट्रिपल डीईएस को बहुत सिंपल और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए आप, कि सबसे पहली बात, ये हमें जरूरत ही क्यों पड़ी भैया डबल डीईएस की और ट्रिपल डीईएस की क्यों जरूरत पड़ी। तो जो हमारा डीईएस एल्गोरिथम था, है ना, तो उसमें क्या था कि वल्नरेबिलिटीज आ रही थी। क्या आ रही थी? वल्नरेबिलिटीज आती थी। तो उसकी उसमें छोटी मोटी कमियां थी, वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं था, इसीलिए डबल डीईएस का कॉन्सेप्ट बनाया गया। ठीक है। फिर डबल डीईएस का कॉन्सेप्ट इतना भी ज़्यादा सिक्योर नहीं निकला आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, फिर इसीलिए ट्रिपल डीईएस का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है। तो यहाँ पर वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बता ही दिया कि कुछ ना कुछ वनरेबिलिटीज थी, है ना, जिसकी वजह से हमारा डबल डीईएस और ट्रिपल डीईएस का कॉन्सेप्ट आया। तो डबल डीईएस को जनरली हम 2 डीईएस के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है, और ट्रिपल डीईएस 3 डीईएस के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर डीईएस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ होता है डी स्टैंड फॉर डाटा, और ई स्टैंड फॉर एनक्रिप्शन, और एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, यानी कि डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो सिंपल आपको याद रखना है डबल डीईएस का कॉन्सेप्ट क्यों आया था और ट्रिपल डीईएस का कॉन्सेप्ट क्यों आया था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डबल डीईएस में एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे मैंने वहां पर आपको बताया था कि हमारी 64 बिट की होती थी। ठीक है। जिसको हमारा प्लेन टेक्स्ट में हम लिखते थे उसको, तो उसके बाद हमारा साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता था। तो और वहाँ पर फेशियल राउंड वगैरह होते थे 16। तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट की हम यूज़ करेंगे, है ना, और जो की होंगी वो 56 और 56 बिट की होंगी, है ना। तो ऑलरेडी मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरीके से ये 56 की आती थी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पर हो क्या रहा था डीईएस सिस्टम में, कि यहाँ पर जो इनिशियली की हमारी थी 64 बिट की थी, फिर उसको हमने 56 बिट में कन्वर्ट किया था, है ना। फिर उसके बाद 48 बिट में किया था हमने उसको। फिर यहाँ पर 16 फेशियल राउंड होते थे। तो इस तरीके से हमारा जो प्लेन टेक्स्ट होता था वहाँ पर परम्यूटेशन हुई, उसके बाद ये फेशियल राउंड हुए, फिर इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन होती थी, फिर यहाँ से 60 बिट का साइपर टेक्स्ट निकल के आता था। तो ये प्रोसेस पूरी होती थी डीईएस में। तो ये किस तरीके से होती थी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो आज हम डबल डीईएस देख रहे हैं। तो यहाँ पर बस आपको याद रखना है ये, कि डबल डीईएस में हम 2 डिफरेंट की, ठीक है, यूज़ करते हैं। तो हर जो एक की होती है उसमें 56 बिट होता है, सेकंड की में 56 बिट होता है। तो इस तरीके से 112 बिट की बनती है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है। मान लो ये हमारा एनक्रिप्शन है, हमें एनक्रिप्शन करना है, तो किस तरीके से करूँगा। यहाँ एनक्रिप्शन करने के समय टाइम, एनक्रिप्शन किसका कर रहे हैं पहले ये भी तो पता होना चाहिए। हम एनक्रिप्शन यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट का कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। हमें एनक्रिप्शन करना है प्लेन टेक्स्ट का, साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कोई इसको चेंज ना कर पाए, उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, है ना। तो वो हम लोग करने वाले हैं। तो हम किस तरीके से कर रहे हैं तो वो देखिए, कि मान लो हमें एनक्रिप्शन करना है और हमें यूज़ करना है डबल की, यानी कि 2 की यूज़ करनी है। तो पहली K1 हमने एक की यूज़ कर ली, यहाँ पर हमने K2 सेकंड की यूज़ कर ली। फिर इस तरीके से हमने क्या किया, एनक्रिप्शन किया। कि मान लो P को एक मैसेज भेजना था C के पास, तो मैंने क्या किया, एनक्रिप्ट करने के लिए एक K1 की लगा दी, एक K2 की लगा दी। फिर जब मैं इसको डिक्रिप्ट करूंगा तो यहाँ पर जो K2 की मैंने लगाई थी, तो पहले वो मैं यहाँ पर लगाऊंगा C में ही, क्योंकि C में ही तो लगाएंगे हम लोग K2 की। देखो C में तो K2 की लगी है, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दी। फिर फिर वही जो हमारा ट्रांसमिशन हुआ, है ना, डिक्रिप्शन हुई। तो यहाँ पर जो डिक्रिप्शन होगा K1 की मदद से डिस्क्रिप्शन होगा,
ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्लेन टेक्स्ट था वो यहाँ पर साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये कुछ प्रोसेस होती है डबल के अंदर। तो आपको सिंपल कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद करना है कि डबल के अंदर हम 2 की यूज़ करते हैं और डबल इनक्रिप्शन अकर एज फॉलो किस तरीके से होता है। मान लो जो पी था, है ना, हमने इनक्रिप्शन कैसे किया, K1 और P, है ना, K1 एक की लगाई P के साथ, तो इस तरीके से हमने इनक्रिप्शन किया। हम डिक्रिप्शन किस तरीके से करेंगे, साइबर टेक्स्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि ये जो फंक्शन है इसके साथ में एक की और अटैच कर दूंगा, वो क्या है K2। ये तो हमने अटैच किया, तो वो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने अलग से भी आपको लिख के दिखाया है कि डिक्रिप्शन किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, कि फॉर डिक्रिप्शन डिक्रिप्टेड यूजिंग की K2, हम K2 की का यूज़ करते हैं, विच प्रोड्यूस सिंगल एनक्रिप्टेड साइपर टेक्स्ट, जिसकी मदद से हमारा साइपर टेक्स्ट क्या होता है, जनरेट होता है या फिर वो प्रोड्यूस करती है। और दिस 64 बिट मिडल टेक्स्ट, या फिर जो मतलब यहाँ पर जो टेक्स्ट जो निकल के आता था हमारा 64 बिट का ही तो निकल के आता था, तो वही चीज़ है वो साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यूजिंग द की K1, है ना, जो हमारा 64 बिट का जो बीच में जो, अरे यार यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोसेस तो हो रही है। तो जो प्रोसेस हो रही है जो निकल के आएगा हमारे पहली की लगाने के बाद, तो उसको हम जब डिक्रिप्ट करेंगे तो K1 की मदद से करेंगे। K2 की मदद से क्या हुआ, हमने क्या किया, डिक्रिप्ट किया पहले तो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 64 किट का जो हमारा साइबर टेक्स्ट निकल कर आएगा, तो उसको हम डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करेंगे, K1 की यूज करेंगे प्लेन टेक्स्ट में लाने के लिए। आया समझ? देखो कुछ नहीं बताया मैंने, सिंपल इतना बताया, जब मैं इसको क्या करूँगा, साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा प्लेन टेक्स्ट को, तो मैं K2 की का यूज़ करूँगा, ठीक है। और जब मैं साइबर टेक्स्ट से जब मैं प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा तो मैं K1 की का यूज़ करूँगा। इतना सा बताया मैंने डिक्रिप्शन में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा डबल DES कैसे किस तरीके से वर्क करता है। अब हम लोग बात करते हैं डबल DES का। देखो अब ये डायग्राम पढ़ लो, आप समझ आ जाएगा तुमको। देखिए हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारे पास जो साइपर टेक्स्ट है इसको हमें डिक्रिप्शन यानी कि प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, यही तो हम कर रहे हैं डबल DES के अंदर। तो मैं किस तरीके से करूँगा, पहले मैंने DES कोई भी प्रोसेस लगाई, वही 16 फेसियल राउंड वगैरह होते हैं ना, तो वो मैंने यहाँ पर लगाया, रिवर्स साइबर किया इसमें, किसकी मदद से किया, मैंने K2 की मदद से किया। फिर यहाँ पर 64 बिट का मिडिल टेक्स्ट हमारा जो आएगा, फिर उसको हम DES रिवर्स साइपर में भेजेंगे, और किसकी मदद से, K1 की मदद से, फिर वहां से हमारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखी थी, यहाँ पे जो K1 की होती है जिसकी मदद से हमारा प्लेन टेक्स्ट मिलता है, और K2 की होती है जिसकी मदद से हमारा साइपर टेक्स्ट मिलता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा था। देखो K2 की मदद से क्या है, साइपर टेक्स्ट मिल रहा है, K1 की मदद से हमें प्लेन टेक्स्ट मिल रहा है दोस्तों। तो इतनी सी कहानी है बस डबल DES की। नेक्स्ट अब हम अपना अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं, क्या है हमारा ट्रिपल DES। तो ट्रिपल DES को पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि DES जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो तो आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रिपल DES में होता क्या है वो समझिए। मान लो यहाँ पर क्या है, 2 और 3 की यूज होती हैं। पहले आपको क्या याद रखना है, या फिर 2 की यूज होंगी या फिर 3 की यूज हो सकती है, कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो मच स्ट्रॉन्गर देन डबल DES, ये डबल DES से भी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, पहले मैं बात करूंगा 2 की मदद से, है ना, कि जब हम 2 की का यूज करेंगे तब किस तरीके से हमारा एन्क्रिप्शन होगा और किस तरीके से हमारा डिक्रिप्शन होगा। तो एन्क्रिप्शन के टाइम हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होता था। अब इसको हमें क्या करना है, पहले साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे हम। तो हमने कर लिया साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट, किसकी मदद से हमने कन्वर्ट किया, K1 की मदद से हमने कन्वर्ट किया। फिर वही कुछ 16 फेसियल राउंड वगैरह होंगे, तो वहां पर क्या होगा, DES रिवर्स साइबर भी हम यूज करेंगे, रिवर्स साइकिलिंग होगी। तो जब रिवर्स साइबर हम यूज करेंगे तो वहां पर क्या होगा, हमारा K2 की का यूज करके हम एक बी में निकल के आ जाएगा हमारा, है ना, जो भी कन्वर्ट होके आएगा वो बी में कन्वर्ट होके आ जाएगा। फिर हम DES साइबर दोबारा से करेंगे K1 की मदद से। तो इस तरीके से हमारा 64 बिट का साइबर टेक्स्ट निकल के आएगा लास्ट में। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कुछ नहीं करना हमको, पहले 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट लेना है, उसको हम DES साइबर प्रोसेस में लगाएंगे, वही फेसियल राउंड वगैरह जो होते हैं वो K1 की मदद से। तो हमें कुछ ना कुछ हमारा जो आउटपुट निकलेगा, मान लो हमारा आउटपुट A निकल कर आया, फिर उसको हमने DES रिवर्स साइबर में भेजेंगे K1 2 की मदद से। फिर वहां से
हमारा आउटपुट जो निकल के आएगा वो बी निकल कर आएगा। तो इसी तरीके से फिर बी को हम भेजेंगे डीईएस साइपर में K1 की मदद से, तो फिर हमारा क्या निकल के आएगा, 64 बिट का साइपर टेक्स्ट निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हम प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 2 कीज। ठीक है, अब मेरा मकसद क्या है, ये तो हमने एनक्रिप्ट कर दिया डेटा को अपना, अब हमें प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट भी तो करना है, डिक्रिप्ट भी तो करना है। तो मैं डिक्रिप्ट किस तरीके से करूंगा मान लो ये हमारे पास 64 बिट का साइपर टेक्स्ट आ गया, किस तरीके से आ गया, ये हमारा एनक्रिप्ट होके आ गया। अब हमें इसको डिक्रिप्ट करना है, तो किस तरीके से करूंगा मैं, कि डीईएस रिवर्स साइपर लगाऊंगा पहले इसमें। जब रिवर्स साइपर लगाऊंगा K1 की मदद से, क्योंकि देखो यहाँ पर K1 की मदद से तो साइपर टेक्स्ट में लगा है, तो यहाँ पर K1 की मदद से मैंने रिवर्स साइपर लगाया। फिर हमें प्रोडक्ट मिला बी मान लो, फिर उसको हम डीईएस साइपर में भेजेंगे K2 की मदद से, तो इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेगा एक। ठीक है, फिर हम इसको डीईएस रिवर्स साइपर में भेजेंगे K1 की मदद से, फिर हमें 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से रिवर्स प्रोसेस होती है दोस्तों। जब हम एनक्रिप्शन में जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको सिर्फ उल्टा यूज करते हैं हम डिक्रिप्शन में। तो इतना सा याद रखना है आपको ट्रिपल डीईएस के अंदर। तो ये तो दोस्तों हमारी बात हो गई कि 2 की जब होती है तब किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो अब हमें देखना है कि अगर हमारी ट्रिपल की लगी हो एक बार में, 3 की लगी हो, तो किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे वो अब देखिए। अब इसमें हम एनक्रिप्शन करेंगे और डिक्रिप्शन करेंगे, यानी कि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हम साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, या फिर साइपर टेक्स्ट को हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे जब हम डिक्रिप्शन के टाइम, तो 3 की का यूज करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे वो देखिए। हम यहाँ पर मान लो हमारा वही 64 बिट का क्या है, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। अब इसको हमें क्या करना है, 64 बिट का साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम साइपर डीईएस साइपर प्रोसेस लगाएंगे K1 की मदद से, जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो क्या निकलेगा, ए मान लो निकल के आ गया। ठीक है, फिर ये सब मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डीईएस सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, किस तरीके से फेस साउंड वगैरह होते हैं वो सब। फिर यहाँ पर ए में आ गया, फिर क्या करेंगे, उसको हम डीईएस रिवर्स साइपर में भेजेंगे K2 की मदद से, फिर हमारा प्रोडक्ट बी मिल जाएगा। फिर उस प्रोडक्ट को हम डीईएस साइपर में दोबारा से प्रोसेस में भेजेंगे K3 की मदद से। तो इस तरीके से हमारा 64 बिट का साइपर टेक्स्ट मिल जाता है। और जब हम इसको डिक्रिप्शन करेंगे, यानी कि इसको हम साइपर टेक्स्ट को हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो सिर्फ उल्टा कर देते हैं बस हम। तो उल्टा किस तरीके से करते हैं देखो, मान लो 64 बिट का साइपर टेक्स्ट है हमारे पास। अब इसको हमने क्या किया, डीईएस रिवर्स साइपर में भेज दिया K3 की मदद से, है ना। फिर इसको जो प्रोडक्ट हमको मिला, फिर इसको हमने डीईएस साइपर में भेजा K2 की मदद से। फिर जो प्रोडक्ट मिला मान लो हमें ए मिल गया, फिर उसको हम डीईएस रिवर्स साइपर में भेजेंगे K1 की मदद से। तो इस तरीके से हमारा 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। तो दोस्तों यही कुछ इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं डीईएस सिस्टम के अंदर, कि डीईएस सिस्टम में डबल डीईएस क्या होता है और ट्रिपल डीईएस क्या होता है, ये हम लोगों ने इसमें समझ लिया। ठीक है, ये तो देखो कहानी पुरानी थी हमारी, तो पिछली वीडियो में रह गई थी, तो वो मैं आपको नहीं बता पाया था। तो आज की मेन वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि RSA एल्गोरिथम क्या होता है। तो दोस्तों देखो, RSA एल्गोरिथम इसको अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि पेपर में 100% चांसेस हैं कि ये वाला RSA एल्गोरिथम पूछ लिया जाए इस बार। तो देखिए ये होता क्या है, पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा और इसके बेस पे मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं बताऊंगा और ओनली एल्गोरिथम बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आर है, आर किसके लिए स्टैंड करता है, रिवर्स्ड, है ना। एस सेवियर के लिए, और ए क्या है, एल्डमन, है ना। डेवलप्ड इन 1978, यानी कि देखो 3 लड़के थे अलग अलग, ये बात याद रखनी है आपको कि 3 बंदे थे और उनके जो सरनेम है ना, उन्हीं के नाम पे RSA एल्गोरिथम बना दिया उन्होंने। और कब डेवलप किया था, 1978 में। देखो वही मैंने लिख दिया है, द एक्रोनिम RSA इज मेड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ द सरनेम के इनिशियल लेटर से। यानी कि जो पहला बंदा था उसका नाम क्या था, रॉन रावेस्ट। सेकंड जो बंदा था उसका नाम क्या था, अदी सेवियर। एंड थर्ड जो बंदा था उसका नाम क्या था, लेनॉर्ड एल्डेमन। तो इनके फर्स्ट लेटर से सरनेम के ये एल्गोरिथम बनाया उन्होंने और अपने सरनेम का नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इट इज एन असिमेट्रिकल क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। इसको हम
असिमेट्रिकल क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम भी बोलते हैं। और असिमेट्रिकल क्रिप्टोग्राफी क्या होती है मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें हम लोग 2 की का यूज करते हैं, यानी कि 2 की यूज करते हैं, एक प्राइवेट की दूसरी पब्लिक की। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारी पब्लिक की होती है दोस्तों, वो हर किसी के लिए अवेलेबल होती है, इसीलिए नोन टू ऑल यूजर इन नेटवर्क में हर किसी के लिए अवेलेबल होती है। जबकि जब हम प्राइवेट की बात करें तो केप्ट सीक्रेट नॉट शेयरेबल टू ऑल, इसको हम सीक्रेट रखते हैं, ये हर किसी को हम लोग शेयर नहीं करते हैं। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि इन पब्लिक की अगर हम बात करें, यूजर ए, मान लो पब्लिक की है किसकी, यूजर ए की पब्लिक की है, यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन, हम अपने मैसेज को एनक्रिप्शन में यूज कर रहे हैं। मैसेज को जब हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं तब हम पब्लिक की ए की यूज कर रहे हैं। वी हैव टू यूज प्राइवेट की एज दैट सेम यूजर फॉर डिक्रिप्शन, है ना। देखो हमने कोई भी मैसेज को जब हमने एनक्रिप्ट किया तो हमने यूजर ए की पब्लिक की यूज करी। जब हम मैसेज को डिक्रिप्ट करेंगे तो यूजर ए की ही हम प्राइवेट की यूज करेंगे। इतनी सी बात लिखी है मैंने यहाँ पर, और जो कि जरूरी है आपको। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है कि जो आरएसए स्कीम है इज अ ब्लॉक साइपर। ये क्या है, ब्लॉक साइपर है। इन विच द प्लेन टेक्स्ट एंड साइपर टेक्स्ट आर इंटीजर्स, जो हमारे प्लेन टेक्स्ट होते हैं, जो साइपर टेक्स्ट होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं बिटवीन 0 और n-1 के बीच में, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू क्या होती है, सम वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सम है ना, सम वैल्यू ऑफ एन। तो ये एल्गोरिथम होता क्या है, ये मैंने छोटी मोटी कहानी आपको बता दी कि इस तरीके से आपको थ्योरी थोड़ी सी लिख देनी है। फिर आप लोग क्या करोगे, इसके एक्चुअल में एल्गोरिथम के बेस पे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। अब देखो एल्गोरिथम के स्टेप बता देता हूँ किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो अगर मैं पहले बात करूँ तो फर्स्ट की जनरेट किस तरीके से करते हैं, क्योंकि 16 की जनरेट करते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर हायर सिक्योरिटी, हायर सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं इस चीज को। तो पहले केस में फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सिलेक्ट टू लार्ज प्राइम नंबर, कोई भी हम 2 बड़े प्राइम नंबर को यूज कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, फिर जब हमने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एन, कोई भी नंबर हो सकता है ना प्राइम नंबर। तो पी एंड क्यू, मान लो 2 हमने प्राइम नंबर देखे, पी और क्यू है, तो उनका मल्टीपल क्या हो गया एन, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एन हो गया। फिर कैलकुलेट करेंगे हम 5n, जो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, p-1 मल्टीप्लाई q-1, इस तरीके से। अब जब हम सॉल्व करते हैं ना तो एक यूलर डिविडेंड फंक्शन होता है, उसकी मदद से सॉल्व करते हैं हम इसको। तो मैं अभी ये सब सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूमेरिकल सॉल्व करके आ जाए पेपर में। बस एल्गोरिथम आपको लिखना है, वो इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो हम वैल्यू को चूज करते हैं ई की, है ना। अब जो ई की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए और लेस देन एन, एन की जो वैल्यू आएगी हमारी उससे कम होनी चाहिए, और ग्रेटर देन 1, 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और जो हमारा GCD निकल के आएगा वो इतना होना चाहिए, मान लो बराबर 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ एन, है ना, ई 1 के बराबर। जब हम कैलकुलेट करेंगे डी की वैल्यू तो किस तरीके से करेंगे, ई की पावर माइनस के 1 मोड 5n। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई की पावर, अगर हम ई की पावर डी लिख दें, है ना, ई इधर ले आए, इनवर्स है ना ये, जब हम इनवर्स को इस साइड लाएंगे तो ई डी हो गया, है ना। तो 1 मोड 5n इस तरीके से आ जाएगा। तो ई डी मोड 5n बराबर 1, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको। अब इसमें हम 2 की यूज करते हैं ना, प्राइवेट की और पब्लिक की। तो पब्लिक की हम जब यूज करते हैं एनक्रिप्शन के टाइम, और प्राइवेट की यूज करते हैं हम डिक्रिप्शन के टाइम। और कौन कौन सी होती है, मान लो जो पब्लिक की होगी हमारी ई और एन, और प्राइवेट की हमारे डी और एन, जो कि हम यहाँ से निकालते हैं। अब जब हम एनक्रिप्शन करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो ये लगाएंगे, सी बराबर एम की पावर ई मोड एन। जब हम डिक्रिप्शन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एम बराबर सी की पावर डी मोड एन। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है आपको, जो एम होगा वो लेस देन एन होना चाहिए, और जो सी होती है जो साइपर टेक्स्ट होता है, ये तो आपको पता ही है। तो दोस्तों इसी तरीके से यही कहानी है कुछ आरएसए एल्गोरिथम की। तो बहुत जितना ज़्यादा सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए लिख दिया है। आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखे आना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं इसमें बेस में न्यूमेरिकल भी आपको समझा दूंगा। चलिए देखो, ये तो हमारा खत्म हुआ आरएसए एल्गोरिथम।
अब हमारे यूनिट 4 में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है वो देखिए कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं। ये भी देखो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं। देखो पता सबको होता है डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग करते हैं, बट एग्जाम में लिखें कैसे, वो दिक्कत करता है ना। तो इसीलिए मैं आपके लिए 1 बाय 1 पॉइंट वाइज पॉइंट लिख के लाया हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात क्या लिखेंगे हम इसमें, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ई कॉमर्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आपको पता है डिजिटल सिग्नेचर कहाँ होता है, ज़्यादातर देखो आपने देखे होंगे जब कोई आप ई कॉमर्स वेबसाइट से यानी कि फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या मिंत्रा से, है ना, कहीं से भी शॉपिंग करते हो, जब शॉपिंग करते हो तब आप रिसीव करते हो कोई भी चीज़, है ना, तो वहाँ पर क्या है हम डिजिटल सिग्नेचर लिखते हैं ना, तो वही चीज़ है डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। कि जैसे डिजिटल सिग्नेचर कोई बंदा आता है वो डिजिटल सिग्नेचर करता है, वो आपसे डिजिटल सिग्नेचर करवाता है अपने फ़ोन पर, तो उससे क्या होता है कि उसको श्योरिटी मिल जाती है कि आपने रिसीव कर लिया। और जो फ्लिपकार्ट वेबसाइट वगैरह होती हैं उनके पास मैसेज चला जाता है, उनके पास अथॉरिटी हो जाती है कि आपने इस प्रोडक्ट को रिसीव कर लिया। अब आप डिनाई नहीं कर सकती, है ना, एक तरीके से उनके पास प्रूफ हो जाता है। तो वही काम होता है डिजिटल सिग्नेचर का। तो मैंने वही पॉइंट लिखा है कि इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पर, ई कॉमर्स वेबसाइट पर, ठीक है, या फिर जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं वहां पर। इट इज बेस्ड ऑन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ये भी देखो असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड होता है। यहाँ पर देखो एनक्रिप्शन के टाइम हम प्राइवेट की यूज करते हैं और डिक्रिप्शन के टाइम पब्लिक की यूज करते हैं। तो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना, इसमें हम प्राइवेट और पब्लिक की यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इट इज यूज फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन। देखो ये यूज किस लिए होता है, मैसेज का ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। एंड नॉट रेपुटेशन एंड मैसेज इंटीग्रिटी। देखो ये कितना अच्छा वर्ड है, देखो क्या है, नॉन रेपुटेशन, यानी कि आपने एक बार ऑथेंटिफिकेशन के लिए यूज कर दिया, है ना, मान लो हमने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ हमने प्रोडक्ट रिसीव कर नहीं किया है, तो ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि आपने सिग्नेचर किया है ऑनलाइन और वहां पर उनकी वेबसाइट पर रिकॉर्ड है। तो वही चीज़ है, हम डिनाई नहीं कर सकते। और इसी तरीके से हमारा जो मैसेज इंटीग्रिटी है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें चेंज नहीं हुए, आपको अच्छी तरीके से डिलीवर हो गया, तो वो भी बरकरार रहती है ना। तो ये हम यूज़ करते हैं डिजिटल सिग्नेचर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और आप लिख सकते हो इसमें, वो क्या है, इट इज़ नॉट यूज फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। ये कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूज नहीं होता, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। इंटीग्रिटी में यूज कर सकते हैं। और देखो अब इसको ना डायग्राम से समझिए आप कि किस तरीके से इसमें फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। मान लो हमारे पास कोई भी हमारा मैसेज है मान लो, है ना। अब मैसेज क्या होगा हमारा, पहले डिजिटल सिग्नेचर जनरेटिंग एल्गोरिथम के अंदर हम भेजते हैं, यानी कि जो भी हमें साइन करना है तो किस तरीके से करेंगे, पहले हम डिजिटल सिग्नेचर जनरेटिंग एल्गोरिथम के अंदर भेजेंगे उसको, किसकी मदद से भेजेंगे, एक की मदद से भेजेंगे। मान लो जिसका की क्या है, मान लो एक ही की यूज करी हमने। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वो भी आता है कि जिसकी की हम यूज करेंगे, मान लो प्राइवेट की हम ए यूजर की कर रहे हैं, तो पब्लिक की जो हम डिक्रिप्शन के टाइम यूज करेंगे ना वो भी ए ही यूज करेंगे, यूजर ए की ही यूज करेंगे, ठीक है, सेम होनी चाहिए। तो ये बात आपको याद रखनी है इसमें इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या किया, हमारा मैसेज है उसको हमने डिजिटल सिग्नेचर जनरेटिंग एल्गोरिथम के अंदर भेजा। फिर भेजने के बाद वहां पर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम काम करेगा और यहाँ पर एनक्रिप्शन हो जाएगा। जब एनक्रिप्शन हो जाएगा उसके बाद हम मैसेज और साइन जो भी हमारा है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद हम इसको भेजेंगे यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम को, यानी कि वो वेरीफाई करेगा। और जो वेरीफाई करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रिप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, एनक्रिप्ट कर दिया अपने मैसेज को। मैसेज को एनक्रिप्ट करने के बाद यहाँ पर एल्गोरिथम में भेजा वेरिफिकेशन में। अगर वेरिफिकेशन सेम हो गया, यानी कि वेरिफिकेशन सेम हो गया, तो मैसेज क्या हमारा डिक्रिप्ट हो जाएगा और जो हमारा रिसीवर है उसकी वैलिडिटी चेक हो जाएगी और वैलिड हो जाएगा तो ओके बोल देंगे हम उसको। सिंपल ये फंडा होता है। लेकिन आपको याद रखना है, अगर हम यहाँ पर यूजर ए की प्राइवेट की यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर यूजर ए की ही पब्लिक की यूज करेंगे। अगर ये मैच नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर ए की यूजर की पब्लिक की यूज कर लेंगे और, है ना, और यहाँ पर पब्लिक की बी की यूज कर लेंगे हम लोग। अगर ये मैच नहीं होती है तो वैलिडिटी क्या होगी, चेक नहीं होगी आपकी और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है डिजिटल सिग्नेचर के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये डायग्राम बना के आना है, सिंपल सा। और इसमें एक दो पॉइंट और लिख सकते हो, वो क्या है, देखो कि डिजिटल सिग्नेचर जनरेट, इस तरीके से हमारा डिजिटल सिग्नेचर जनरेट होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका डायग्राम में। अब इसमें आपको लिखना क्या है, डिजिटल सिग्नेचर आल्सो प्रोवाइड
मैसेज इंटीग्रिटी, ये क्या प्रोवाइड करता है? मैसेज की इंटीग्रिटी, यानी कि कोई हमारा मैसेज चेंज नहीं कर सकता। बिकॉज इफ मैसेज चेंज देन द रिसीवर साइड, अगर मैसेज चेंज हो गया रिसीवर साइड की तरफ से, वी विल, यानी कि उसने डिनाई कर दिया कि मैंने तो कोई प्रोडक्ट रिसीव ही नहीं किया, तो वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट मैसेज, तो हमें एग्जैक्ट मैसेज नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर हमें एग्जैक्ट मैसेज चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, एक हैश फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी लगा देते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर चांसेस होते हैं दोस्तों कि हैकर हैकिंग कर ले, हमारे मैसेज जो हमारा हमने जो डिजिटल साइन करे हैं उसको चेंज कर दे, है ना, उसकी इंटीग्रिटी में भंग डाल दे, तो वो यहाँ पर चांसेस होते हैं। अगर ऐसा चांसेस बिल्कुल ना हो, सिक्योर कर दिया जाए, तो उसके लिए हम हैशिंग कॉन्सेप्ट भी लगा देते हैं इसके अंदर, डिजिटल फंक्शन के अंदर। तो देखिए डिजिटल सिग्नेचर में हैशिंग कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से हम लोग लगाते हैं, जिसको हम जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर भी बोलते हैं। तो देखिए, मान लो सपोज दैट यहाँ पर पास एम है, एक बंदा है एम, अब इसको मैसेज भेजना है यहाँ पर लास्ट में, मान लो किसी को मैसेज भेजना है, एन है इधर, किसी को मैसेज भेजना है, तो किस तरीके से भेजेगा? वही पहले हैश फंक्शन, इसमें ना हैश फंक्शन भी कनेक्ट कर देगा ये, ठीक है, और यहाँ पर एक अपेंड लगा देगा दोस्तों। तो क्या होगा, जो मैसेज होगा हमारा वो हैश फंक्शन के थ्रू अपेंड के अंदर जाएगा, तो अपेंड के अंदर जाएगा, वहां से क्या होगा, एनक्रिप्ट होगा हमारा, प्राइवेट की यूज करेंगे हम यूजर ए की, ठीक है, फिर उसके बाद मैसेज और हैश फंक्शन दोनों जो जहां से गए थे वो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद जब हम डिक्रिप्शन करेंगे इसमें, फिर हम पब्लिक की यूज करेंगे यूजर ए की, इतना याद रखना है। फिर जो डिक्रिप्ट हो जाएगा हमारा मैसेज, फिर यहाँ पर क्या होगा, मैसेज और हैश फंक्शन दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो मैसेज और हैश फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, तो हैश फंक्शन को बाहर निकाल दिए जाएंगे, और जो हमारा मतलब हैश फंक्शन क्या है, मैसेज और हैश फंक्शन क्या कंपेयर कर जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर जो हैश फंक्शन था और यहाँ पर जो हैश फंक्शन आया है वो अगर सेम है तो क्या है, हमारा डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है, अगर सेम नहीं है तो वैलिड नहीं है। तो इसी को हम जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर भी बोलते हैं दोस्तों। तो एच, जो कैपिटल एच होता है ये हैश फंक्शन होता है, स्मॉल एच क्या होता है, हैश कोड, यहाँ पर जो हैश कोड की फॉर्म में तो आएगा वो चीज, और जो स्लैश डबल स्लैश से मैंने दिखाया इसको हम अपेंड बोलते हैं, सिंपल सी कहानी है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, लेकिन आप इसको 10 नंबर आपको चाहिए तो आप 2-3 पॉइंट और ऐड कर देना। वो क्या ऐड करना, देखो, द सिग्नेचर मस्ट यूज सम इंफॉर्मेशन यूनिक टू द सेंडर टू प्रिवेंट द बोथ फॉर्जिंग एंड डिनाइल। देखो, जो डिजिटल सिग्नेचर है ना, उससे पहले हमारे पास जो यूजर है हमारा, उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यूनिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी वो होना चाहिए। और क्या लिख सकते हो, व्हेन वी साइन अ डॉक्यूमेंट डिजिटली, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन करते हैं, वी सेंड द डिजिटल सिग्नेचर एज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, तो हम अपना डिजिटल सिग्नेचर को सेपरेट डॉक्यूमेंट की तरह हम सेंड कर देते हैं, और जो सेंडर होता है उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मैसेज और सिग्नेचर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और 2 पॉइंट और लिख देना आप, क्या, कि इट मस्ट बी इजी टू प्रोड्यूस डिजिटल सिग्नेचर। तो आजकल तो आप जानते ही हो कि डिजिटल सिग्नेचर करना कितना आसान होता है। इट मस्ट बी इजी टू वेरीफाई एंड रिकॉग्नाइज सिग्नेचर, और बहुत आसानी से वेरीफाई भी कर लेते हैं हम लोग। तो ये कुछ कहानी थी दोस्तों आपकी डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से जितना हो सकता है मुझसे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आप इस तरीके से लिख के आ सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है ना, हेल्पफुल लग रही है आपको, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक भी कर दो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आगे 5th यूनिट के भी आपको भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से हमारा आज की जो वीडियो है हम इसको समाप्त करते हैं यहीं पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।